वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल कृति लर्निंग ब्लॉग। दोस्तों, आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध उपन्यास गोदान उपन्यास को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं इनकी लिखी हुई गोदान उपन्यास के बारे में। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण है। गोदान ग्राम में जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद यानी साम्यवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। गोदान हिंदी के उपन्यास साहित्य के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। गोदान के नायक और नायिका होरी और धनिया के परिवार के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। ऐसी संस्कृति जो अब समाप्त हो रही है या हो जाने को है, फिर भी जिसमें भारत की मिट्टी की सौंधी सुबास भरी है। प्रेमचंद ने इसे अमर बना दिया है। तो इस उपन्यास का जो शीर्षक है गोदान, इसका संबंध हमारे हिंदू धर्म से है। गोदान यानी गायदान। गायदान करने का कार्य को एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान माना जाता है, क्योंकि यह पाप से किसी को मुक्त करने और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं इस उपन्यास के क्या क्या निष्कर्ष हैं। तो गोदान उपन्यास का निष्कर्ष यह यथार्थवादी उपन्यास है। इसमें कृषक जीवन की समस्याओं का वर्णन किया गया है, तत्कालीन समाज का चित्रण है, गरीबी की व्यवस्था को दर्शाया गया है, जाति वर्ण भेद की समस्या को दर्शाया गया है, किसान की अभिलाषा को दर्शाया गया है, प्रेम और त्याग का चित्रण है और साथ ही साथ ग्रामीण जीवन के संघर्ष को भी दर्शाया गया है। और प्रेमचंद जी की गोदान उपन्यास दोहरे कथानक वाला उपन्यास है, यानी इस कहानी में दो कथाएं साथ साथ चलती है, परंतु उसमें बहुत ही कम संबंध है। एक है ग्रामीण जीवन के होरी की कथा और दूसरा है मेहता और मालती की शहरी कथा। अब चलिए दोस्तों, इस उपन्यास के पात्रों के बारे में बात करते हैं। तो इस उपन्यास में बहुत सारे पात्र हैं, जिनमें से कुछ मुख्य पात्रों के नाम जानेंगे और उनके बारे में जानेंगे। इस कहानी में, इस उपन्यास में बहुत सारे पात्र हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख पात्र हैं होरी, धनिया जो कि पति पत्नी हैं। इन दोनों के बच्चे गोबर, सोना, रूपा। गोबर की पत्नी है झुनिया, सोना का पति है मथुरा और रूपा का पति है राम सेवक। दत्ता दिन है, माता दिन है, भोला है, राय साहब हैं, मिस मालती है, श्री मेहता, श्री खन्ना, गोविंदी। ये सारे कुछ प्रमुख पात्र हैं। अब चलिए एक एक करके इन पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में जानते हैं और ये कौन है इस कहानी में, ये भी जानते हैं। तो सबसे पहला पात्र है होरी, जो कि इस कहानी, इस उपन्यास का नायक है। यह एक सामान्य कृषि है। होरी मानवता और साहस का प्रतीक है, जो कि ईमानदार और कठोर परिश्रम होते हुए भी जीवन प्रयत्न, दारिद्र्य और शोषण की चक्की में पिसता रहता है। होरी का भाई के प्रति बहुत ही प्रेम है। इसका भाई इस कहानी में हीरा है, जिसके प्रति उसका बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, लगाव है। इसके चरित्र में व्यवहार कुशल भी हम सबको देखने को मिलता है। अगला है धनिया, जो कि इसकी पत्नी है। यह प्रधान नारी पात्र है, इस पूरे उपन्यास की नायिका है। ये अपने पति होरी के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, उसकी शीतल छाया बनकर रहती है हर वक्त उसके साथ। एक आदर्श भारतीय पत्नी के रूप में इसमें दर्शाया गया है। धनिया जो है वो मन से बहुत ही ज़्यादा कोमल स्त्री है, किंतु वाणी से बहुत ही कठोर है। धनिया एक अनपढ़, दारिद्र्य स्त्री है, फिर भी वह प्रगतिशील विचारों से युक्त है। धनिया एक साहसी और स्वाभिमानी स्त्री भी है। इनके बेटे गोबर के बारे में जान लेते हैं। ये होरी और धनिया का तो एकमात्र पुत्र है, परंतु उसका स्वभाव अपने पिता होरी से पूरा भिन्न है। वह अपने पिता के भाग्यवाद तथा कर्मवाद में विश्वास नहीं करता है और वह विद्रोही स्वभाव का है, अन्याय के प्रति विरोध करता है। जमींदार जो लोग हैं वहाँ पे, सामंत लोग, उन लोगों के प्रति विरोध करना चाहता है, किंतु होरी उसे दबा देता है। गोबर एक प्रकार का नया पीढ़ी का प्रतीक है इस कहानी में, जो कि धन आकांक्षी भी है। वो परिस्थितियों के कारण देखते हुए कि धन कमाने से ही सम्मान रहता है इंसान का समाज में, इस कारण से वो धन की आकांक्षा रखता है, धन के प्रति धन कमाने की इच्छा रखता है। अगला है दत्ता दिन। यह गांव का ब्राह्मण पुजारी और लालची साहूकार है। वह एक पाखंडी पुजारी है और साथ ही साथ जात पात में भेदभाव करता है। माता दिन। यह दत्ता दिन का पुत्र है, यानी पुजारी का पुत्र है, जो कि खेत पर काम करने वाली एक निम्न यानी छोटी जाति की महिला
सिलिया के साथ संबंध रचाता है, जिसके लिए उसे आगे चलकर दंड सहना पड़ता है। भोला ये पड़ोसी गांव का एक चरवाहा है जो कि विधुर है। विधुर जिसकी यानी पत्नी मर चुकी है, उसके 2 विवाहित बेटे हैं, यानी पत्नी से 2 बेटे हैं, 2 जिनके शादी हो चुके हैं, और एक छोटी विधवा पुत्री है झुनिया, जो कि विधवा हो चुकी है। भोला ही इस कहानी में होरी को कर्ज पर गाय देने के लिए सहमत होता है और बदले में खुद के पुनर्विवाह के लिए होरी को एक साथी ढूंढने को से वादा करवाता है। तो इसका भी बहुत ही प्रमुख रोल है इस पूरे कहानी में। अगला है राय साहब, जो कि 2 बार स्थानीय चुनाव जीत चुके हैं, जो कि अपनी बेटी की शादी एक अमीर जमींदार से कराना चाहते थे ताकि वह फिर से चुनाव में जीत सके और अपने ससुराल की संपत्ति पर दावा कर सके। और कहानी में आगे उसने अपनी बेटी की शादी दूसरे अमीर विधुर और रेख जमींदार से कर भी देता है और ससुराल की ज़मीन का दावा भी जीत लेता है और चुनाव भी साथ ही साथ जीतकर नगर का मंत्री बन जाता है। अगली है मिस मालती। ये एक खूबसूरत और बुद्धिमान महिला डॉक्टर है जो कि यूरोप में शिक्षित हुई है, जो कि श्री कॉल के 3 बेटियों में से एक है और वह पार्टियों में आकर्षण का केंद्र है और चुलबुली भी है। अगला है श्री मेहता। ये एक विद्वान है जो कॉलेज में दर्शन शास्त्र का व्याख्यान करते हैं और फिलोसॉफी पर एक किताब भी लिख रहे हैं, जो कि मालती को समर्पित किया गया है। यानी मालती पर, मिस मालती पर ही इन्होंने एक किताब लिखी है फिलोसॉफी से रिलेटेड। अगला है श्री खन्ना। ये एक उद्योगपति हैं और चीनी कारखाने के मालिक हैं। इसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं, फिर भी वह अपनी पारंपरिक मूल्यों के लिए अपनी पत्नी गोविंदी का अपमान करता है। गोविंदी श्री खन्ना की पत्नी है। वह अपनी पत्नी के गुणों को पहचानने में असमर्थ है। और अगला और आखिरी प्रमुख पात्र है गोविंदी, जो कि श्री खन्ना की पत्नी है और अमीर उद्योगपति भी है और एक आदर्श हिंदू पत्नी के रूप में भी प्रसिद्ध है। वह अपनी पत्नी, पति और बच्चों के साथ सदाचारी और बहुत ही सहिष्णु है। तो ये थे दोस्तों पात्र और उनके चरित्र। अब चलिए दोस्तों जानते हैं इस गोदान उपन्यास की सारांश के बारे में। मैं अपने शब्दों में इस पूरी कहानी को आप लोगों को सुनाती हूँ। तो यह जो उपन्यास है, ये आधुनिक हिंदी साहित्य के इस कालजयी कथाकार के इस उपन्यास में मुख्य रूप से सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए एक गरीब किसान होरी की कहानी है, जिसके घर में एक गाय पालने की इच्छा रहती है। तो कहानी का परिदृश्य पराधीन भारत का है, जब भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। समाज कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, गरीब का शोषण हो रहा था, जमींदार, साहूकार, समाज के ठेकेदार के हाथों गरीबों का शोषण हो रहा था और गरीब ऐसे जीवन को ही अपना नियति मानकर चल रहे थे। पूंजीपति अमीर होते जा रहे थे और जितने गरीब लोग हैं सब गरीब ही होते जा रहे थे। इन सब के शोषण के कारण महिलाओं का भी दमन होता था और जो भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसे बागी ठहराकर उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। तो उपन्यास में एक ग्रामीण और एक शहरी दोनों कथानक एक साथ चलते हैं। दोनों कहानियों किसी मोड़ पर ही टकराती है, बहुत ही कम, ज़्यादा संबंध नहीं है दोनों में। तो कहानी शुरू होती है लखनऊ के पास बेलारी गांव से, जहां होरी अपनी बीवी धनिया और 3 बच्चे, गोबर बेटा है जो कि एकमात्र बेटा, रूपा और सोना के साथ रहता है। उसके पास 5 बीघा ज़मीन था जिससे उसका गुजारा किसी तरह चल जाता था और वहाँ के जमींदार राय साहब के चापलूसी के चलते उनका कृपा दृष्टि पाकर होरी का गाँव में बहुत ही सम्मान था। इनकी जो पत्नी है, होरी की पत्नी धनिया, इतनी दुनियादारी नहीं समझती थी, जरा भी भीखे स्वभाव की थी। उसका मानना था कि बेवजह जमींदार का तलवा चाटना उसे अच्छा नहीं लगता था या सहलाना, और इसी विषय में दोनों में, होरी और धनिया में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। उनके पुत्र को भी यह नहीं पसंद था, गोबर को भी यह नहीं पसंद था, जो कि 16 साल का एक जवान खून था। उसे भी इस तरह चापलूसी करना अमीरों की नहीं पसंद था, जो कि होरी किया करता था। बेटी थी 12 साल की और रूपा जो छोटी बेटी है वो 8 साल की थी। एक दिन राय साहब से मिलने जाते वक्त, राय साहब से मिलने के लिए होरी जा रहा होता है तो रास्ते में भोला मिलता है, भोला अहीर। उससे मुलाकात हो जाती है, जो कि अपने गायों को लेकर जा रहा होता है। तो भोला गांव का मुखिया था और साथ ही साथ ग्वाला था। वो भोला जो था वो मक्खन, दही, ये सब के दाम, सही दाम मिलने पर वो सब बेचा करता था और अच्छा दाम मिलने पर गाय भी बेच दिया करता था। तो जब भोला को गाय खरीदने के लिए, भोला को जब देखा होरी कि गाय लेकर जा रहा है, तो उसको भी गाय खरीदने की उसके अंदर लालसा पैदा होती है। उसे भी इच्छा हो जाती है फिर से कि काश मेरे पास भी एक गाय होता। उसे गाय रखना, गाय पालने का बहुत शौक़ रहता है। फिर बातचीत करते करते
होरी को पता चलता है, भोला बताता है कि उसकी तो बीवी मर चुकी है कब की, और अकेले घर संभालना मुश्किल हो रहा है, कोई पानी देने वाला नहीं है, उससे कष्ट हो रहा है। तो अगर वो फिर से शादी करने की अपनी इच्छा जताता है, पुनर्विवाह करने की, तो होरी इस चीज़ का उसकी कमजोरी समझ जाता है कि यानी इसको शादी करने की इच्छा है। तो वो दावा करता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक लड़की ढूंढ कर दूंगा पुनर्विवाह के लिए, बदले में वो उसे उसका गाय दे दे, गाय दान कर दे उसे। तो फिर भोला उसकी बातों में आकर तैयार हो जाता है और उसे अपना गाय ले जाने के लिए कहता है। फिर बताता हुआ है कि ये भी बताता है भोला कि वो अपनी गायों की अच्छी सी सेवा नहीं कर पा रहा है, खाना पीना उतना नहीं दे पा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो होरी बोलता है ठीक है, मेरे घर से भूसा सब ले जाने को कहता है। उसके बाद होरी और गोबर मिलकर भूसा पहुंचाने के लिए भोला के घर जाते हैं, जहाँ पे भोला की बेटी झुनिया से गोबर को मुलाकात होने पर उसे उन दोनों प्रेम में पड़ जाते हैं। बातों बातों में बातचीत करते हुए, मुलाकात करते करते दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। फिर गोबर भोला के यहाँ से गाय ले आता है। सब बहुत ही उसके परिवार में खुश हो जाते हैं, क्योंकि गाय लाना, एक गरीब के घर में गाय रहना, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो सब पूरी खुशी मनाते हैं। गांव में पूरा चर्चा फैल जाता है कि होरी के यहाँ गाय आई हुई है। सारे के सारे लोग देखने आते हैं, गांव के लोग, होरी के गाय को। लेकिन होरी के जो भाई थे हीरा, ये लोग जलन से नहीं देखने आते हैं। सब आते हैं लेकिन भाई लोग नहीं आते। सबसे ज़्यादा जलन होती है हीरा को, होरी के भाई हीरा को। वो क्या करता है, जलन से एक दिन रात को गाय को जहर दे देता है, और जहर देने के कारण गाय मर भी जाता है। तो होरी हीरा को रात को निकलते हुए देखा था, तो उसे संदेह होता है कि हीरा ही उसके गाय को मारा है, और ये संदेह वो धनिया से व्यक्त करता है, बताता है कि ऐसा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसी को मैंने रात को देखा था। तो धनिया बहुत ही आग बबूला हो जाती है ये सारी बातें सुनकर, और होरी के मना करने के बावजूद उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर वो गौ हत्या का आरोप हीरा पर लगा देती है। फिर पुलिस आ जाता है, उसको ढूंढने लगता है हीरा को पकड़ने ले जाने के लिए। तो होरी क्या करता है, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए, और क्योंकि वो अपने भाई से प्रेम भी बहुत करता था, वो झूठी सौगंध खाता है गोबर का कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये गाय अपने आप मर गई किसी वजह से। और फिर धनिया पर खूब चिल्लाता है, खूब उससे लड़ता भी है पुलिस कंप्लेन करने के लिए। उसके बाद हीरा क्या है, डर के मारे पुलिस को देखकर वो गांव छोड़कर भाग जाता है, शहर भाग जाता है। तो होरी हीरा की बीवी पुनिया को फिर क्योंकि हीरा का तो शादी हो चुका था, उसकी बीवी का नाम पुनिया था, तो क्योंकि हीरा भाग जाता है तो होरी फिर क्या करता है, हीरा की बीवी पुनिया का भी जिम्मेवारी उठा लेता है। इससे उसकी इंसानियत का पता चलता है, क्योंकि देखा जब पुनिया अकेली हो गई है, उसका घर चलाने के लिए अब कोई नहीं है, तो वो उसकी भी जिम्मेवारी उठा लेता है होरी। फिर क्या होता है कि सावन में धान रोपने का जब समय आता है, तो होरी क्या करता है, अपना धान छोड़कर पुनिया का धान रोपता है, और धान भी बहुत अच्छे फसल होते हैं। उसका खुद का बहुत ही थोड़ा फसल होता है होरी का, लेकिन पुनिया के खेत में बहुत अच्छी धान फसल होती है, उसका पूरा घर धान से भर जाता है। फिर इधर गोबर और झुनिया, इन दोनों का प्रेम पूरा गहरा रहा था, जो कि भोला की बेटी थी। इन लोग दोनों को बहुत प्रेम गहरा जाता है, और झुनिया क्या है, 5 महीने की गर्भवती हो जाती है। तो गोबर उसे लाकर घर के द्वार पर छोड़कर छिप जाता है। तो फिर होरी और धनिया उसे देखकर पहले बहुत ज़्यादा गुस्साते हैं। ऐसा काम जब जानते हैं कि गोबर ने ऐसा किया है और यहाँ पे छोड़ कर चला गया है, तो बहुत नाराज़ होते हैं। झुनिया पर भी बहुत नाराज़ होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उस पर दया जाती है और वो लोग उसे अपनाकर घर में ले आते हैं। फिर ये देखकर गोबर निश्चित होकर फिर वो कुछ कुछ बनकर आने के लिए फिर शहर चला जाता है। गाँव छोड़कर वो शहर चला जाता है। पर इस प्रकार से ये जो हुआ, उसके कारण क्या होता है, गांव वाले होरी के पूरे परिवार का बहिष्कार कर देते हैं। और इधर फिर धनिया और दाता दिन का इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा झड़प हो जाती है, और फिर होरी पर पंचायत दाता दिन के बहकावे में आकर 100 रुपया और 30 मन अनाज का जुर्माना लगा जाता है। तो फिर से होरी उस जुर्माने को चुकता करने के लिए फिर से उसे कर्ज लेने पर मजबूर हो जाता है। इधर भोला पूरा नाराज़ होता है, क्योंकि उसकी बेटी को भगाकर वो गोबर ले गया था, और साथ ही साथ उसके गाय की कीमत भी नहीं दिया था। तो वो फिर होरी के घर आ जाता है और गाय की कीमत मांगने लगता है। और फिर गाय की कीमत, क्योंकि होरी के पास तो थी ही नहीं देने के लिए, वो तो पहले से कर्जे में डूबा हुआ था, तो वो नहीं दे पाता, तो उसके दोनों बैल उठाकर भोला ले जाता है। फिर क्योंकि उसके बैल भोला ले जाता है, अब उनके खेती करने के लिए बैलों की बहुत ज़रूरत थी, बिना बैल के तो खेती हो नहीं सकती थी। तो फिर होरी और उसका परिवार अपने ही खेत पर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है, मजदूरी करने लगते हैं। फिर लगभग 1 साल बाद गोबर लखनऊ से लौट कर आता है, वहाँ से झुनिया को अपने साथ ले जाने के लिए। फिर उसी दिन क्या होता है, होरी काम करते करते खेत पर बेहोश भी हो जाता है, फिर उसे घर लाया जाता है।
तो गोबर जब आता है सबके लिए तोहफा लाया रहता है, आराम तान बान साह से आता है। सब उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, उसके परिवार वाले। गांव में भी चर्चा होती है क्योंकि वो शहर से काम करके काफ़ी अच्छे पैसे कमा कर आया था। फिर वो भोला पास भी जाता है गोबर, और जितने भी गिले शिकवे सब मिटाता है और बैल को भी साथ में वापस ले आता है। सामने होली आ रही थी, होली का त्यौहार, वो भी बहुत ही धूमधाम से उसका कार्यक्रम होता है। और फिर गोबर जो है वो पंचों पर भी दावा कर देता है क्योंकि उन लोगों ने गलत तरीके से जुर्माना लगाया था, जो 100 रुपये का और 30 मन धान का गलत तरीके से जुर्माना लगाया था, उस पर भी दावा करता है। तो ये सब देखकर सब साहूकार लोग जो रहते हैं जलन उन सबको हो जाती है, क्योंकि ये लोग तो छोटे लोग थे, गरीब लोग थे, और इन सब की इतनी बढ़ोतरी हो रही थी तो सबको चिढ़ होती है, जलन होती है। तो फिर होरी क्या है, होरी मना कर रहा था गोबर को लड़ने झगड़ने के लिए मुखिया लोगों से, लेकिन वो सुनता नहीं है, उन लोग से लड़ने लगता है। फिर मुखिया लोग क्या करते हैं, जो कर्ज होरी चुका रहा था उसको फिर से षड्यंत्र रचकर बोल देता है कि नहीं, कोई कर्ज नहीं चुकाया गया था, फिर से उसे कर्ज चुकाने को कहता है। लेकिन फिर गोबर उस बात को सल्टा देता है। फिर गोबर क्या है, होरी और धनिया से उसकी बकझक हो जाती है। वो कहने लगता है मैंने आप लोगों का ठेका नहीं लिया है, और फिर झगड़े करके झुनिया और अपने बच्चे को लेकर शहर चला जाता है। घर पूरा सूना हो जाता है, होरी और धनिया को बहुत खराब लगने लगता है। फिर उधर क्या हो रहा था कि दत्ता दिन जो था, जो वहाँ का पंडित था, वो क्या कहता है, उसका बेटा जो माता दिन रहता है, वो सिलिया एक चमार लड़की थी, उससे उसके प्रेम में पड़ जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि सिलिया के भाई, माता पिता और कुछ गांव वाले सब मिलकर उन लोगों को खेत में पकड़ते हैं और माता दिन के मुंह में हड्डी डालकर उसका दुर्गति कर देते हैं, उसको अशुद्ध कर देते हैं, क्योंकि वो एक पंडित था। तो फिर उसके बाद उसको ऐसा करने के बाद सिलिया को अपने साथ चलने के लिए उसके परिवार वाले कहते हैं। लेकिन फिर सिलिया क्या है कि नहीं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत गलत किया था माता दिन के साथ, तो मना कर देती है कि नाराज़गी जताते हुए कि आप लोगों ने ऐसा कार्य किया है, मैं नहीं जाऊंगी। इधर फिर क्या है, दाता दिन माता दिन को सिलिया को त्याग करने के लिए कहता है ताकि उसका धर्म उसे वापस लौटाया जाए, क्योंकि गांव में बहुत ही उन लोगों की थू हो रही थी, क्योंकि वो एक छोटी जात, चमार जात की लड़की से फंस चुका था। और वो फिर क्या कहता है, अपने पिता दाता दिन के दबाव में आकर सिलिया को त्याग कर देता है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, सिलिया ना घर की रहती है और ना ही घाट की, क्योंकि वो अपने परिवार से भी लड़ चुकी थी, और इधर माता दिन भी उसे छोड़ देता है। फिर ऐसे समय में धनिया का यहाँ पे बहुत ही मुख्य रोल है। धनिया सिलिया को अपने घर में आश्रय देती है। और फिर होरी और धनिया, उसकी जो बेटी सोना थी, उसका विवाह मथुरा नाम के इंसान से करवा देते हैं। फिर भोला की शादी इधर होती है, भोला भी अपना शादी कर लेता है, उसको पुनर्विवाह करने की इच्छा था। लेकिन शादी करने के बाद उनके घर में बहुत ही ज़्यादा कलेश होने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं बेटों के साथ। उसके बेटे भी थे पहले स्त्री से, उन सब के साथ बहुत 2 विवाहित बेटे थे, तो उन सब के साथ पूरे झगड़े होने लगते हैं बहुओं के साथ। तो फिर बेटा लोग क्या करते हैं कि उसे ही घर से पीट कर निकाल देते हैं, दोनों को घर से निकाल देते हैं। भोला और उसकी बीवी नोहरी जो है, जिससे वो दूसरी शादी रचाया रहता है, उन दोनों को घर से निकाल देते हैं। फिर क्या था, ये लोग नोखेराम वहीं पे पड़ोस में था, जिससे उन लोगों की अच्छी जान पहचान थी, वो लोग उसे उसके घर में शरण लेते हैं। नोखेराम को भी फिर क्या करता है, उसकी क्योंकि नोहरी की चाल चलन कुछ ठीक नहीं थी, उसने नोखेराम को भी वश में कर लिया था। और क्योंकि वो ज़मींदार था तो उसी के जैसे अपने आप को ही ज़मींदारनी समझने लगी थी, अपने आप को मालकिन जैसा घमंड करने लगी थी। बाद में जब भोला के बेटे जब उसे मनाने आते हैं तो भी उन लोगों को डांट कर भगा देती है और भोला को नहीं ले जाने देती है वापस। तो धीरे धीरे भोला भी उसके चाल चलन को समझने लगा कि नोहरी किस प्रकार की महिला है। फिर उधर जब गोबर चला गया शहर, वहाँ जाके देखता है जहाँ पे उसका खोंचा था वहाँ पे कोई और खोंचा लगा रहा है, फिर वहाँ पे फिर से अपना खोंचा लगाता है। तो झुनिया वहाँ पे छोटी सी कोठरी में रह रही होती है, तो उसे झुनिया को कोठरी और शहर उसे पसंद नहीं आ रहा था। उसका जो बच्चा था जो उसका जो बेटा था वो हर समय उसके साथ चिपका हो रहता था। दोनों की ज़िंदगी दोनों को बोरिंग लग रही थी, दोनों अपनी ज़िंदगी से उब चुके थे। पहले पुत्र से कोई लगाव नहीं रह रहा था, गोबर का तो नहीं था, झुनिया का भी बहुत ही कम लगाव हो गया था, और वो दोबारा गर्भवती भी हो जाती है झुनिया। फिर बरसात के दिन में क्या होता है, जो पहला बच्चा है उसको दस्त हो जाता है, दस्त लग जाता है और वो दस्त के कारण मर भी जाता है। फिर जब मर जाता है बेटा तब झुनिया को उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, उसे बुरा लगने लगता है कि उसने उसका ध्यान नहीं रखा। लेकिन गोबर को उसके बच्चे के मरने पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर गोबर क्या है, श्री खन्ना के शक्कर मिल में काम करने लगता है। सारा दिन वहाँ पे बहुत ही कठिन काम करता था, बहुत ही मेहनत करता था, और फिर रात में आकर शराब पी कर आ जाता था और झुनिया से गाली गलौज मारपीट करता था। फिर कुछ दिन बाद उसका दूसरा बच्चा हुआ, पहला बच्चा तो दस्त के कारण मर गया।
फिर दूसरा बच्चा जो हुआ उसको संभालने में एक पड़ोसन थी चुगिया, जो कि झुनिया की बहुत ज़्यादा मदद करती थी। उसके रोने पर अगर वो किसी काम में व्यस्त रहती थी तो वही उसे दूध भी पिला दिया करती थी। धीरे धीरे गोबर और झुनिया दोनों के बीच में दूरी बढ़ने लगी, दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे रहे थे। फिर एक दिन क्या होता है, मिल में दंगा फसाद होता है, तो गोबर बहुत ही पीट कर आता है, वहाँ पे मार खा कर आता है। तो झुनिया को बहुत ही ख़राब लगता है कि गोबर के साथ ऐसा हुआ। तो फिर क्योंकि गोबर को ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, तो फिर झुनिया काम करने का फैसला करती है कि मुझे अपने पैर पर खड़ा होना होगा इस घर को चलाने के लिए, और घास छीलने का काम अपना शुरू कर देती है। तो ये सब देखकर गोबर को अपने करतूत पर बहुत ही शर्म आता है, क्योंकि उसकी बीवी उसको मानती घर चलाने के लिए काम पर चली गई है और वो उसके साथ कैसा व्यवहार करता था उसको ये खराब लगता है। फिर जब गोबर धीरे धीरे ठीक हुआ तो वो वहाँ से फिर दूसरे जगह काम करने की तलाश करने लगा। तो काम करने की तलाश में वो मिस मालती से मिलता है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी दिल की महिला थी। उसे मिलता है, उसके घर में माली का काम उसे मिल जाता है। फिर बच्चे को, झुनिया को, सबको लेकर वहीं पे जाके रहने लगता है। फिर एक दिन क्या होता है, गोबर के दूसरे बच्चे को चेचक हो जाती है। तो जब उस बच्चे को चेचक होती है तो मालती बहुत ही मदद करती है और उसके बच्चे को देखभाल भी करती है, और फिर बच्चा ठीक हो जाता है और मालती को भी बच्चे से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। फिर उधर गांव में क्या होता है, माता दिन, क्योंकि वो तो सिलिया को त्याग चुका था, छोड़ चुका था पिता के कहने पर। फिर एक दिन क्या होता है, माता दिन को मलेरिया हो जाता है। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद जो उसने सिलिया के साथ अत्याचार किया है उसी के कारण उसे भोगना पड़ रहा है। तो फिर उसे खराब लगता है, उससे सिलिया की याद आने लगती है। वो फिर गोबर के यहाँ, क्योंकि सिलिया रह रही थी, धनिया लोग ने उसे आश्रय दिया था, वो वहाँ पे जाता है और गोबर को 2 रुपए दे देता है कि उससे सिलिया को दे दे। तो जब सिलिया को वो 2 रुपए मिलते हैं वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है जैसे कोई बहुत ही बड़ा वरदान उसे मिल गया हो, बहुत खुश हो जाती है। इतने दिनों बाद उसे माता दिन को वो बहुत ही प्रेम करती थी, तो इतने दिनों बाद माता दिन उसको याद किया, उसके लिए कुछ पैसे दिया, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और इस खुशी के कारण वो सोना को खबर देने के लिए उसके गाँव चली जाती है। सोना जहाँ शादी हुआ रहता है वहाँ चली जाती है। वहाँ पे क्या होता है, सोना का जो पति रहता है वो सिलिया के साथ गलत व्यवहार करता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। सिलिया फटकारती भी है, लेकिन रात में आने के कारण और ऐसा देखने के कारण सोना क्या सोचती है कि सिलिया ही गलत है उसी को। तो फिर सिलिया को ये बहुत ही ख़राब लगता है कि वो सोना उसके बारे में ऐसा सोच रही, फिर वो वहाँ से चली आती है। फिर क्या होता है, माता दिन हमेशा मिलने आया करता है सिलिया के पास, गोबर के घर में हमेशा बीच बीच में मिलने आया करता है। फिर एक दिन क्या होता है, सिलिया के बच्चे को न्यूमोनिया हो जाता है और वो न्यूमोनिया के कारण मर भी जाता है, सिलिया और माता दिन का बच्चा। तो माता दिन उस बच्चे को अपने से अपने गोद में लेकर उसे नदी में प्रवाहित करता है, उसका अंतिम संस्कार करता है। और सिलिया को पूरी तरह से अपना भी लेता है और उसी के साथ जो झोपड़ी में रह रही थी सिलिया, अलग एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसी में उसके साथ रहने लगता है। फिर इधर होरी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, कर्ज की बहुत ही ज़्यादा उसे चिंता होती है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका होता है। और फिर रूपा जो छोटी बेटी है उसका विवाह भी नहीं हुआ रहता है, उसकी भी चिंता रहती है। तो एक दिन दत्ता दिन जो है वो होरी को एक प्रस्ताव देता है कि एक अधेड़ अमीर राम सेवक नाम का इंसान है, उससे अगर शादी कराए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उसका बचा हुआ खेत भी अब जाने वाला था, तो होरी तैयार हो जाता है अपने खेत को बचाने के लिए, उस अधेड़ आदमी राम सेवक से शादी देने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि अमीर रहता है। तो फिर शादी तय होती है, शादी का खत गोबर तक जाता है, दोनों आ जाते हैं। गोबर अपनी बीवी के साथ आ जाता है, अपने बच्चे को लेकर भी आ जाता है और ढेर सारा उपहार लाता है, जो कि मालती उसके हाथों भिजवाई थी। फिर दावा अनुसार शादी में 200 रुपये दत्ता दिन होरी को दे देता है, क्योंकि वो उस आदमी से जो शादी कर रहा था अधेड़ आदमी से बदले में 200 रुपये दे देता है, वो अपने खेत बचा लेता है। लेकिन होरी को बहुत ही पछतावा होता है कि उसने पैसों के लिए अपनी बेटी की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से करवा दी है, उसे बहुत ही खराब लग रहा था। फिर गोबर संतावना देने लगता है कि समय के साथ बहुत कुछ फैसले करने पड़ते हैं। फिर शादी संपन्न होती है, गोबर अकेला वापस शहर चला जाता है, क्योंकि झुनिया कुछ दिन वहीं पे रहना चाहती थी अपने सास ससुर के साथ। फिर उसकी बेटी जिसका राम सेवक से शादी हुआ रूपा, वो बहुत ही खुश और सुखी संपन्न थी, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ की राम सेवक कमी नहीं होने देता था, बहुत ही खुशी खुशी उसे रखता था। तो रूपा भी उसके मन में भी जागता है कि उसके माता पिता को खुश करने के लिए कुछ करे, क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पिता की गाय लेने की बहुत ही इच्छा थी। तो वो राम सेवक से बात करके फैसला करती है कि उसे गाय अपने माता पिता के यहाँ एक गाय भिजवा देगी। और इधर क्या है, गोबर जो है, गोबर का बेटा मंगल, जिसको यहीं पे छोड़ के यहीं पे रह रहा था झुनिया और उसका बेटा, उसके लिए गाय खरीदने की इन लोगों की इच्छा होती है, होरी और धनिया की, ताकि वो दूध पी पाए। जुनून सवार हो जाता है ये लोग। फिर रोड में खुदाई का काम चल रहा होता है, वहाँ पे मजदूरी खटने लगते हैं ताकि एक गाय खरीद पाए मंगल के लिए। इसी बीच क्या है, हीरा भी लौट आता है, जो कि भाग गया था गाय को मारने के बाद। तो होरी से माफ़ी मांगता है, तो होरी उसे तुरंत माफ़ भी कर देता है और तुरंत अपना भी लेता है।
लेकिन हद से ज़्यादा काम करने के कारण, इतनी मेहनत करने के कारण होरी को क्या है, लू लग जाती है और वो खेत में काम करते करते, वहाँ पे रोड में काम करते करते बेहोश हो जाता है। धनिया दौड़कर फिर आती है, सब कोई आता है, सब कोई उसे घर ले आते हैं। गोबर भी आता है, सब कोई आता है। तो गोबर को देखकर होरी बोलता है कि मंगल के लिए गाय ले ली है मैंने, देखो वह खड़ी है। लेकिन वो बहुत ही दुख के साथ ये बातें कर रहा था, जो भी थोड़ी मोड़ी बातें कर रहा था, क्योंकि उसकी होरी की जो गाय पालने की इच्छा थी वो अधूरी की अधूरी रह गई, वो पूरी नहीं हो पाई। धीरे धीरे उसने आंखें बंद कर ली। फिर उसे घर लाया गया इलाज करने की कोशिश, क्योंकि पैसे नहीं थे तो इलाज अच्छे से नहीं हो पाया और वो फिर लास्ट में मर गया। तो होरी को मरते देख फिर हीरा बोला कि दादा चले गोदान करा दो। और भी बहुत सारी आवाज़ आई, बहुत लोगों ने गोदान की बातें की। लेकिन धनिया यंत्र की तरह उठी और सुतली बेचने पर उसे मिले थे 20 आने, वो होरी के ठंडे हाथ पर रख दी और दाता दिन से बोली कि उसके पास यही है, यही बचा हुआ है और यही इसके लिए गोदान है। और फिर वो उसे दिलवा देती है और फिर दिलवाने के बाद वो वहाँ पे वो भी पछाड़ खाकर गिर जाती है धनिया। तो ये थी दोस्तों गांव की कहानी, होरी की कहानी, जो कि एक गरीब किसान जिसको गाय पालने की इच्छा थी। यहाँ पे एक शहरी कथा भी दिखाई गई है, आइए उसको भी जानते हैं। इन शहरी कथा जो है, ये शहरी कथा जो है, ये राय साहब, मालती, खन्ना, इन सब के इर्द गिर्द और भी कुछ पड़ोसियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसके मित्रों के इर्द गिर्द। तो राय साहब जो है वो क्या है, वो एक जमींदार है जो कि 2 बार क्षेत्रीय चुनाव जीत चुके हैं और फिर अब से अपनी बेटी की शादी एक विधुर अयोग्य रईस जमींदार से करवा देते हैं ताकि फिर से वो चुनाव जीत सके और उनकी जो ससुराल की संपत्ति है, जमीन है, उस पर दावा कर सकें। फिर वो अपनी बेटी की शादी करा देते हैं और म्युनिसिपल मिनिस्टर भी बन जाते हैं। जो ज़मीन उन्हें दावा करनी थी वो भी उन्हें मिल जाती है। फिर राय साहब क्या अपने बेटे का शादी सूर्यकांत की बेटी से करवाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो बेटा है वो मना कर देता है शादी करने से, क्योंकि उसको मालती की एक छोटी बहन है सरोज, उससे प्रेम हो जाता है। फिर दोनों शादी करके लंदन चले जाते हैं और पुत्र के पिता की संपत्ति पर, यानी राय साहब की संपत्ति पर दावा कर देता है और जीत भी जाता है, जिसके कारण फिर क्या है, राय साहब भारी कर्जे में डूब जाते हैं उसे संपत्ति देने के कारण। और उनकी जो बेटी है जिसका वो शादी करवाए थे चुनाव जीतने के लिए ही, उस बेटी का भी उसके पति से अलगाव हो जाता है। उसका जीवन में सब कुछ रहते हुए कुछ नहीं बचता है, नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पे और शहरी कथा में दूसरी पात्र मालती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पढ़ी लिखी यूरोप से पढ़ी आई हुई महिला है, जिनसे मिस्टर खन्ना जो है दिल लगी कर बैठते हैं। उनकी पत्नी भी है गोविंदी, लेकिन उसको पसंद नहीं करते हैं और मालती पर ही, क्योंकि गोविंदी जो थी वो साधारण महिला थी, साधारण वेशभूषा थी उसकी, तो उसे वो पसंद नहीं थे। वो मालती को पसंद करते हैं, लेकिन गोविंदी को यह बात उससे पसंद नहीं थी। इधर फिर मालती जो है वो मिस्टर मेहता से प्रेम करती है, क्योंकि मिस्टर मेहता की सादगी उन्हें उससे अच्छी लगती है। लेकिन उस वक्त मिस्टर मेहता मालती से को पसंद नहीं करते हैं उतना, क्योंकि मालती को एक घमंडी लड़की सोचते हैं। फिर एक बार क्या होता है, होरी के गांव के दौरा कर रही होती है मालती, उसके दौरान उसे गरीबों के प्रति माया आ जाती है, उसे मदद करने की इच्छा जाग उठती है। वो फैसला करती है कि वो सामाजिक सेवा करेगी। तो ये सब देखकर मेहता को फिर उससे प्रेम हो जाता है, लेकिन वो विवाह का प्रस्ताव भी रखते हैं। लेकिन मालती क्या है, अंत में शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि मुझे सामाजिक सेवा ही करना है, मुझे वही पसंद है। तो इस प्रकार से ये दोनों कथा रहे, शहरी और गाँव की कथा। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।